हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो ये आधुनिक भारत का सबसे पहला चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी क्वेश्चन वैसे हैं जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग इसको बिल्कुल एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष आया था? तो ये आया था दोस्तों 20 मई 1498 को। किस वर्ष आया था? 1498 को। तारीख क्या थी? 20 मई। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ये था दोस्तों पेड्रो अल्ब्रेज कैबेल। इसका नाम थोड़ा कठिन है बट याद रखिएगा, पेड्रो अल्ब्रेज कैबेल। और पहला पुर्तगाली कौन था? तो ये था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? पहली बार तो आया था 1498 में और दूसरी बार कब आया था? यह आया था 1502 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वास्को डी गामा तीसरी बार आया था आपका 22 साल बाद, यानी कि 1524 ईस्वी में। यार इसका मृत्यु जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? कोचीन में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट जब पहली बार आया था वास्को डी गामा, तो उसका स्वागत कौन किया था? तो वहाँ के जो तत्कालीन शासक था जमोरिन। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया था तो उसका स्वागत जो किया था वो कालीकट के तत्कालीन शासक जो समय था वो जमोरिन था। ठीक है, वही उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये किया था दोस्तों कोचीन में। कहाँ किया था? कोचीन में। कब किया था? 1503 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? पुर्तगालियों के बाद कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी? तो आए थे डच। कौन आया था? डच आए थे। पुर्तगाली के बाद डच आए थे। डच कहाँ के निवासी थे? तो ये नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो ये थी दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ये पहली यूरोपीय कंपनी थी और दूसरा जो था वो आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जो 1600 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था, कंपनी का स्थापना हुआ था। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डच। किसने किया था? डचों ने किया था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को, जो कि 1593 में अधिकार मिला था। आपको ध्यान रखना है कौन सी कंपनी थी? लिवेंट कंपनी। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये कंपनी कौन सी थी? लिवेंट कंपनी को। ठीक है दोस्तों, ये 1593 में। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करता था? कौन करता था दोस्तों? पुर्तगाली लोग करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डा बना लिया था। ठीक है, और इसका उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली। ये आपको ध्यान रखना है।
पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? पुर्तगालियों ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आपको याद रखना है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आया था और जो इसकी मृत्यु हो गई, ये हो गई 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने ही जमोरिन को जहर देकर मरवा दिया था। ठीक है दोस्तों, जिसने पुर्तगालियों का सबसे पहले स्वागत किया था, ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पे, उसी जमोरिन को इन्होंने जहर देकर मरवा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। वहीं बात कर ली जाए, अल्बुकर्क का पूरा नाम जो है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क है। ठीक है दोस्तों, अल्फांसो द अल्बुकर्क। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था, फरवरी 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोवा में। अगला प्रश्न है, किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने ही हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? ये हुआ था दोस्तों पीपली में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ये किया था दोस्तों 1632 ईस्वी में। कब किया था? 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डचों के किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? डचों के किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों चिंसुरा के किले को। किसको जाना जाता है? चिंसुरा के किले को। ये चिंसुरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है दोस्तों। कहाँ? बंगाल में, हुगली नदी के पश्चिम तट पर। ठीक है, आपको याद रखना है, हुगली नदी के पश्चिमी तट पर। ठीक है, ये चिंसुरा का किला स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डचों ने। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण जो कराया था वो कौन कराया था? डचों ने कराया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1609 ईस्वी में। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर से मिलने आया था दोस्तों। ठीक है, जहांगीर के दरबार में मिलने आया था सर टॉमस रो। कब आया था? 1615 ईस्वी में। आपको डेट भी याद रखना है और शासक का नाम भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स आयर को। किसको? चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था पहला प्रेसिडेंट फोर्ट विलियम का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के तट पर स्थित है? फोर्ट विलियम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? हुगली नदी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था? ये लाया गया था दोस्तों 1687 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1687 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा,
मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंग को कौन सी उपाधि दी थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंग्स को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसको जो उपाधि मिला था वो इंग्लिश खां का उपाधि मिला था दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह किसका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये किसका कहना था कि ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले एक इतिहासकार थे जिसका जन्म हुआ था 1800 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1859 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए? भारत में कौन पहले यूरोपीय आए थे और कौन सबसे बाद में गए? तो ये है दोस्तों, उसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में यहाँ से गए। अगला प्रश्न है, किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे? किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक युद्धों ने। कर्नाटक युद्धों ने ये प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे। अगला प्रश्न हमारा, वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था दोस्तों फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। तो आपको डेट भी याद रखना है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1760 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश अंग्रेजों के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो सबसे अंत में दोस्तों जो आई थी वो फ्रांसीसी आए थे। कब आए थे? ये आए थे 1668 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी कब आए थे भारत में? 1668 ईस्वी में। ये सबसे आखिर में आए थे। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लुई 14वें के समय में। कब हुआ था? लुई 14वें के समय में। अगर वर्ष की बात की जाए तो यह 1664 में हुआ था इसका निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों कोलबर्ट को। किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था दोस्तों सूरत में। कौन से वर्ष में किया था? 1668 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों पांडिचेरी में। वर्तमान में इसका नाम पुडुचेरी है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, यूरोप वासियों का सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? ये प्राप्त होता था दोस्तों बिहार से। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो उसका नाम है दोस्तों फ्रांसिस कैरोन। क्या नाम है? फ्रांसिस कैरोन। इसी की अध्यक्षता में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था। कब आया था? 1667 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है,
प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका जो प्रमुख कारण था इसका था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है हमारा, डेनिश का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? अंग्रेजों के बाद डेनिश का आगमन भारत में कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1616 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये किए थे दोस्तों त्रैकोबार में। कहाँ किया था? त्रैकोबार में। ये कब किया था? ये कहाँ के? ये त्रैकोबार कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। 1620 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था त्रैकोबार में, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद कहाँ किया गया था? ये श्रीरामपुर किया गया था। ये कहाँ है? बंगाल में है। ये कब हुआ था इसका स्थापना? इस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1755 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि डेनिशों ने दो जगह अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, एक त्रैकोबार तमिलनाडु और दूसरा श्रीरामपुर बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा, डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? तो डेनिश कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 तक बेच दी थी और ये किसे बेची थी? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बेचकर ये वापस चले गए थे। ठीक है दोस्तों, यह भी याद रखना है कि कब तक? 1854 तक अंग्रेजों को बेचकर ये वापस चले गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 आपको याद रखना है। 1746 से 1748 तक ये युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था? परिणाम की बात की जाए तो इसका परिणाम था एक्सला-सेप्पल की संधि। इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम था ये क्या था? एक्सला-सेप्पल की संधि। इसी से युद्ध का समाप्ति हुआ था। आपको याद रखना है एक्सला-सेप्पल की संधि। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1749 से 1754 के बीच। ठीक है दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ था। अगर बात की जाए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था, तो ये इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। ये अनिर्णायक युद्ध था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1758 से 1763 तक ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध चला था। अगर बात की जाए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था, तो इसका जो परिणाम था वो पेरिस की संधि था। पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था, समाप्ति हुआ था। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपना जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर पहली बार आप हमारी क्लासेस को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको जो भी क्लासेस आगे किया है उसका अपडेट आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें और अच्छे मार्क्स को ला सकें। अपने जो भी आगामी एग्जाम आपको देना है उसमें आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।